जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, जिसके अंदर कि कांट महोदय की जो वाई राशि परिकल्पना है, कांट की वाई राशि परिकल्पना क्या है, उन्होंने किस प्रकार बताया कि ग्रह की या कहें कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। यह हमारी भौतिक भूगोल पर सीरीज नंबर 3 है। इसके अंदर हम देखें तो आपको कांट की वाई राशि परिकल्पना या कहें कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह समझने से पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि पृथ्वी की उत्पत्ति को हमारे जो भूगोल वेता है या कहें कि हमारे जो जो वैज्ञानिक है, इन्होंने तारों की संख्या के आधार पर, ग्रहों की उत्पत्ति में तारों की संख्या के आधार पर जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति को दो प्रकार से बांटा है, जिसको कहा गया है एक तो अद्वैतवादी संकल्पना, यानी कि इस अद्वैतवादी संकल्पना में माना जाता है कि ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, एक तारे से हुई है, ऐसा माना जाता है। इसी के साथ दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना में माना जाता है कि ग्रहों की उत्पत्ति या कहें कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो ताराओं से हुई है, दो ताराओं से हुई है। तो ये जो अद्वैतवादी संकल्पना है, इस अद्वैतवादी संकल्पना के अंदर जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत किए वो है एक तो कांट है, लाप्लास है, राउस है और लाइकियर है। इसके अलावा भी अन्य जो कि अन्य भूगोल वेता है। इसी के साथ जो द्वैतवादी संकल्पना है, इस द्वैतवादी संकल्पना में माना जाता है कि जो कि ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों के भाग लेने से हुई है। इसके अंदर जो कि प्रमुख परिकल्पना देने वाले चैम्बरलिन है, जेम्स जिन्स है, साथ ही रसेल है। इसके अंदर हम प्रमुख रूप से बात करें कि कांट की वाई राशि परिकल्पना के अनुसार कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो देखिए इससे पहले देखें जो कांट की जो वाई राशि परिकल्पना है ये अद्वैतवादी परिकल्पना है, यानी कि इस परिकल्पना में माना गया है कि ग्रहों की उत्पत्ति या कहें कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, केवल एक तारे से हुई है। तो इसके अंदर देखें कि जो कांट है, ये कांट है ना, इस कांट ने वाई राशि परिकल्पना दी थी। कांट ने बताया था कि ग्रहों की उत्पत्ति इस प्रकार हुई, जिसको कहा गया कांट की वाई राशि परिकल्पना। अब एक कांट इस वाई राशि परिकल्पना को गैसीय परिकल्पना भी कहा जाता है, गैसीय परिकल्पना भी कहा जाता है। जो एक कांट है ना, ये कांट जर्मनी का था, या कहें कि जर्मनी का दार्शनिक था। कांट जर्मनी का दार्शनिक था और कांट ने वाई राशि परिकल्पना 1755 में दी थी। कांट जर्मनी का दार्शनिक था, कांट ने वाई राशि परिकल्पना जो कि 1755 में दी थी। कांट की जो वाई राशि परिकल्पना है ये न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, इसे गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर आधारित थी। आप देखिए कि जो कांट की वाई राशि परिकल्पना या क्या थी, या कहें कि ग्रहों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इनके अनुसार। तो इस परिकल्पना के अनुसार देखें तो कांट जो महोदय था, इस कांट महोदय ने कहा कि जो ब्रह्मांड है, ये हमारे चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जैसे कांट महोदय ने कहा कि ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में प्राचीन समय से, कांट ने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में प्राचीन समय से ही देव निर्मित पदार्थ मौजूद थे, देव निर्मित आदि पदार्थ मौजूद थे। ये आदि पदार्थ को कहा जाता है चट्टानी टुकड़े, यानी कि कांट ने कहा कि ये अंतरिक्ष है, इस अंतरिक्ष में जो चट्टानी टुकड़े हैं ये बहुत पहले से ही मौजूद थे, कब से थे पता नहीं, लेकिन मौजूद थे। इन जो ये चट्टानी टुकड़े थे, इन चट्टानी टुकड़ों को कांट ने एक विशेष नाम दिया, देव निर्मित आदि पदार्थ। जो चट्टानी टुकड़े थे, इन चट्टानी टुकड़े को कांट ने कहा देव निर्मित आदि पदार्थ, है ना। फिर कहा कि ये जो चट्टानी टुकड़े थे या कहें कि देव निर्मित जो आदि पदार्थ थे, ये शुरुआत में ये स्थिर थे, इनके अंदर कोई गति नहीं थी। जो ये पदार्थ है, ये चट्टानी टुकड़े हैं या कहेंगे ये देव निर्मित आदि पदार्थ है, इनके अंदर किसी प्रकार की गति नहीं थी, ये स्थिर अवस्था में थे। इसी के साथ ये अत्यंत कठोर थे, ये पदार्थ ना जो कि अत्यंत कठोर थे, बहुत मजबूत थे।
इसी के साथ कांट ने कहा कि ये आरंभ में ये देव निर्मित पदार्थ अत्यंत ठंडे थे या कहें कि शीतल थे। कांट ने कहा कि आरंभ में ये पदार्थ गतिहीन थे, इनके अंदर कोई गति नहीं थी, या कहें कि स्थिर थे, ये अत्यंत मजबूत थे और ये है ना जो कि बहुत ठंडे थे। लेकिन इन जो कण थे या कहेंगे देवनिर्मित पदार्थ थे, इन पदार्थों के अंदर आकर्षण बल था जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो कांट ने कहा कि ये स्थिर थे और ये है ना ठंडे थे, इसी के साथ कठोर थे, लेकिन इनके अंदर है ना गुरुत्वाकर्षण या कहें कि आकर्षण बल भी था। अब ये आकर्षण बल था तो ये आकर्षण बल के कारण इनके अंदर आकर्षण बल था। इन आकर्षण बल के कारण ये कण एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए, ये कण एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए, एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। जैसे कि ये कण थे यहां पर एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए, एक दूसरे के आकर्षण के कारण एक दूसरे की तरफ गए, ये कण एक दूसरे की तरफ गए, जाने के कारण ये कण एक दूसरे जाकर टकरा गए, एक दूसरे टकरा गए। अब टकराने के कारण क्या हुआ कि ये जो कण थे ये एकत्रित होने लगे, ये कि यहाँ पर आकर ये टकरा गए, यहाँ पर आकर ये टकरा गए, यहाँ पर आकर ये टकरा गए, ये टकरा गए, ये टकरा गया। तो ये कण है, इनके अंदर गति थी, गति के कारण ये इनमें आकर्षण था, आकर्षण के कारण ये एक दूसरे टकराई, आकर्षण के कारण एक दूसरे से टकराए। अब जैसे ये एक दूसरे से टकराए, जैसे यहाँ पर ये एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे से यहाँ पर ये टकराए, तो क्या हुआ कि इन कणों के अंदर इन देवनिर्मित पदार्थों के अंदर जो कि ताप उत्पन्न हुआ। इसी के साथ इन पदार्थों के अंदर घूर्ण यानी कि ये घूमने लगे, अपने स्थान पर घूमने लगे, यानी कि घूर्ण शक्ति इनके अपने स्थान पर ये घूमने लगे। तो टकराने के कारण इन पदार्थों के अंदर जो कि ताप उत्पन्न हुआ और घूर्ण ये घूमने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि अब ये घूमने लगे, धीरे धीरे ये पदार्थ आकर बड़े हो गए। अब जब ये बड़े हुए है ना कि छोटे कण आकर मिले तो ये बड़े कण बने। अब बड़े कण हुए तो इनके अंदर आकर्षण अधिक हुआ, आकर्षण अधिक होने के कारण जो ये पदार्थ जुड़े थे ये भी आपस में आकर जुड़ने लगे, आपस में आकर जुड़ने लगे। अब ये आकर आपस में जुड़ने लगी तो ये एक निहारिका में एक पिंड के रूप में बन गई, एक गैसीय पिंड के रूप में बन गए, यहाँ पर एक गैसीय पिंड के रूप में बन गए और ये अत्यंत गर्म थे। इसी के साथ इनके अंदर एक प्रकाश, बहुत ज़्यादा प्रकाश था। जो ये पिंड बना एक, इन सभी को मिलकर ये मिले, इनका मिलकर ये बना और ये एक जो कि प्रकाशमान पिंड बन गया, जो कि अत्यंत गर्म था, प्रकाशमान पिंड बन गया। इस प्रकाशमान पिंड को इस कांट ने निहारिका कहा, क्योंकि हम सामान्य रूप से जो प्रकाशमान होते हैं उनको निहारिका कहते हैं, अंतरिक्ष में निहारिका। तो ये निहारिका के रूप में बदल गया, निहारिका के रूप में, ये गैसीय निहारिका के रूप में ये एक पिंड बन गया। और ये पिंड क्या हुआ कि ये बड़ा हो गया और ये घूमने लगा, यानी कि इसके अंदर बहुत तेज घूर्ण, जैसे आकार बढ़ा, इसका जैसे आकार बढ़ा, ये आकार मिले, जैसे आकार बढ़ा तो इसके साथ इसके घूमने की जो गति बहुत तेज हो गई, अब इसी के साथ इसका तापमान भी बहुत अधिक हो गया, घूमने की तेज अधिक हो गई, बड़ा होने के कारण इसकी घूमने की गति भी अधिक हो गई। अब क्या हुआ कि इसका है ना जो जब ये घूमने लगा तो इसका अपकेंद्रीय बल अधिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया, अपकेंद्रीय बल अधिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। अब आपको या तो आप जानते होंगे कि अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, नहीं जानते तो हम बताते हैं कि जब ये केंद्र है, अब केंद्र की ओर कोई वस्तु को, यदि केंद्र से किसी वस्तु को बाहर की ओर गति लगाती है, या कहेंगे जो वस्तुएं यदि केंद्र से बाहर की ओर जाती है, कोई भी चीज जो केंद्र से बाहर की ओर जाती है, केंद्र से बाहर की ओर जाने का प्रयास करती है, तो वो बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल। यानी कोई वस्तु केंद्र से बाहर की ओर जाने का प्रयास करती है तो उस पर अपकेंद्रीय बल लग रहा है, यदि कोई वस्तु केंद्र की ओर आने का प्रयास करती है, तो उस पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है,
अभिकेंद्री, यानी कि केंद्र की ओर वस्तु आ रही है तो उसकी उस पर अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, और केंद्र से दूर वस्तु भाग रही है तो उस पर अपकेंद्रीय बल। किसी चीज को बुला रहे, मैं केंद्र हूं, किसी चीज को मैं बुला रहा हूं तो वो अभिकेंद्रीय बल, किसी चीज को मैं दूर भगा रहा हूं तो अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल। अब क्या हुआ कि अभी तेज से जब घूमने लगा, इसके अंदर एक घूमने लगा, ये घूमने लगा, बहुत तेज एक घूम रहा है, बहुत तेज घूम रहा है। अब जब ये बहुत तेज घूमने लगा, बहुत तेज घूमने लगा तो इसका अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया, यानी कि जो इसका अंदर की ओर खींचने वाला बल, अंदर की ओर खींचने वाले बल से अधिक बाहर की ओर भगाने वाला बल ज्यादा हो गया, बाहर की तरफ भगाने वाला बल ज्यादा हो गया, अंदर की तरफ खींचने वाले बल की तुलना में बाहर की ओर भगाने वाला या कहें कि अपकेंद्रीय बल अधिक हो गया। जिसके कारण क्या हुआ कि जो ये निहारिका थी, ये निहारिका थी ना, इस निहारिका के अंदर एक उभार उत्पन्न हुआ, मध्य भाग से एक उभार, यानी कि गोला था, उस गोला के अंदर जब घूमने लगी तो उसके अंदर एक उभार उत्पन्न हुआ। ये उभार उत्पन्न, ये घूम रहा है और एक उभार उत्पन्न हो गया, ये उभार उत्पन्न हो गया, उभार उत्पन्न हो गया। अब ये उभार उत्पन्न हुआ ना तो जिसके कारण क्या हुआ कि ये ज्यादा लंबा हो गया, लंबा होने के बाद में ये टूट गया। ये क्या है? टूट गया। टूट गया मतलब ये एक छल्ले के रूप में निर्मित हो गया, छल्ले के रूप में, छल्ले के रूप में छोटे छोटे कणों के अंदर टूट गया ये वल्ले, इसको वल्ले कहा गया। ये वल्ले देखो छोटे छोटे जो कि छल्लों के रूप में इसका छल्ला बन गया, यानी कि अब धीरे धीरे ये टूटने के कारण जो कि धीरे धीरे पदार्थ के रूप में इसके चारों ओर बिखर गई, एक गोले के रूप में पदार्थ चारों ओर बिखर गई, वल्ले टूटा, पदार्थ बिखर गए। अब ये पदार्थ बिखर गए ना तो इनको छल्ला कहा गया। अब ऐसे ही इसी प्रकार यहां पर 9 छल्ले टूटे, 9 छल्ले टूट गए, 1 2 3 4 5 6 7 9 छल्ले, 9 छल्ले टूट गए। अब ये 9 छल्ले टूट गए ना तो अब क्या हुआ कि ये पदार्थ कण बखरे हुए हैं, पदार्थ जो कण है ये बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये एक पिंड के रूप में एक कण एकत्रित होने लगते हैं। यहाँ पर एक पिंड के रूप में, यहाँ पर एक पिंड के रूप में, यहाँ पर एक पिंड के रूप में, यहाँ पर एक पिंड, जो ये सभी कण थे ना, यहाँ पर सभी कण ये एक पिंड के रूप में आकर बनने एकत्रित होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं। जैसे ये एकत्रित होते हैं धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं, ये सभी पदार्थ ठंडे होने लगते हैं। यहाँ पर ये सभी पदार्थ बिखरा हुआ है एक लेन में, है ना, छल्ले के रूप में, लेकिन अब धीरे धीरे संगठित होने लगता है, एकत्रित होने लगता है। एकत्रित होने के कारण ये धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, ठंडा होकर ये ठोस, यहाँ पर ये ठोस गोले के रूप में बन जाता है, ठोस गोले के रूप में बन जाता है। जैसे कि अब ये जो बिखरे हुए थे ना, ये यहाँ पर अब एकत्रित हो गए, एकत्रित हो गए। अब ये एकत्रित होकर ठोस हो गए, ठोस होकर मजबूत हो गए, जिसके कारण जिसको कि इनको कहा गया ग्रह। इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया ग्रह। इसके साथ जो शेष भाग जो बच गया ना, ये बच गया, जो ये शेष भाग बीच का बच गया, बल्ले वल्ले तो अलग हो गए जिससे ग्रह बने, और ये शेष भाग बच गया ना, इसको कहा गया सूर्य, इसको सूर्य कहा गया। और जो वल्ले थे ये एकत्रित होकर, या कहें कि छल्ले एकत्रित होकर घरे बने, और ये बीच का भाग सूर्य, जिसको आज हम सूर्य कहते हैं। और इसी के अंदर जो कि एक वल्ले था, इस वल्ले का संगठन होकर पृथ्वी बनी। इसी का क्या बनी? पृथ्वी बनी, पृथ्वी बनी, पृथ्वी बनी, यानी कि ग्रह जो 9 ग्रह बने। अब उन 9 ग्रह में से एक पृथ्वी है तीसरे नंबर पर, बुध शुक्र पृथ्वी, तो पृथ्वी इसी प्रकार बनी। अब इसी के अंदर कहा गया कि अब ये पृथ्वी बन गई, पृथ्वी से भी इस प्रकार वल्ले निकला, और यहाँ पर वल्ले घूमता घूमता एकत्रित हुआ और यहाँ पर चंद्रमा बन गया। या कहें कि इसी प्रकार जो हमने बताई है प्रक्रिया, इसी प्रकार ग्रहों से जो कि उपग्रह बने, ग्रहों से उपग्रह बने। अब क्या कहा गया कि जो हमारे विश्व बिरादरी है, इसके अंदर कहा गया, इसके अंदर जो कांट की जो ये वायु राशि परिकल्पना थी ना, इस कांट की वायु राशि परिकल्पना को आधारहीन परिकल्पना कहा गया, आधारहीन परिकल्पना कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये परिकल्पना है ना, जो इस कांट ने दी थी, इस कांट ने जो ये परिकल्पना दी थी, ये आधारहीन थी, ये गलत नियमों पर आधारित थी। गलत नियमों पर आधारित कैसे थी कि कहा गया कि जो भाई आपसी टकराव होता है ना, आपसी टकराव के कारण भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपसी टकराव के कारण भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कांट ने कहा कि यहाँ पर ये कण आकर मिले, जिसके कारण ये पदार्थ आकर मिले, जिसके कारण इसकी भ्रमण गति, इसकी गति में तेज हुई,
लेकिन नियम है कि जब आकर मिलते हैं तो कोई भ्रमण गति पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसी के साथ दूसरा गलत नियम यह है कि आपसे टकराव से गति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन यहाँ पर है ना, जो इसे कांट ने कहा था कि ये पदार्थ आकर मिले ना, ये पदार्थ आकर मिले जिसके कारण इस नीहारिका में गति तेज हुई, गति उत्पन्न हुई, ऐसा कांट ने कहा। लेकिन सामान्य रूप से जब पदार्थ आकर मिलते हैं तो किसी प्रकार की गति उत्पन्न नहीं होती है ना। इसी के साथ इस कांट ने कहा कि आकार बढ़ने से इस नीहारिका की गति बढ़ी, घूमने की गति बढ़ी। तो यहाँ पर कहा गया ना, आकार बढ़ने से इस नीहारिका की गति में जो कि घूमने की गति तेज हुई। लेकिन आकार बढ़ने से, आकार किसी चीज का आकार बढ़ेगा तो उसकी गति कम होती है, ये नियम है। लेकिन यहाँ पर तो इस कांट महोदय ने उल्टा ही कर दिया, आकार बढ़ने के साथ गति बढ़ा दी। लेकिन असली नियम तो ये होता है कि आकार बढ़ने के साथ गति जो कि कम होती है। तो ये तीन जो नियम है, ये तीन नियम है। तो विश्व बिरादरी के जो भूगोलवेता थे उन्होंने कहा कि आपने इन तीन नियम बताए, ये गलत है, इसलिए इसको आधारहीन परिकल्पना माना गया। लेकिन इस परिकल्पना का फायदा ये हुआ कि जो आगे के आने वाले जो जिन्होंने परिकल्पना दी, जैसे कि लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना, जो लाप्लास की जो नीहारिका परिकल्पना थी वो पूर्ण रूप से इस परिकल्पना के आधार पर बनाई गई थी। तो ये कह सकते हैं हम कि जो कांट की वाई राशि परिकल्पना थी ये आने वाली आगे की परिकल्पनाओं के लिए एक आधार की भूमिका निभाई। ये हमने बताई, ये ऑथेंटिक जानकारी है, आपको समझ में आया होगा। साथ ही जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ अच्छा लगा हो तो इसको लाइक वगैरह कर देना, क्योंकि इससे फ़ायदा ये हमें ये होता है कि इस वीडियो को यूट्यूब अलग लोगों के पास सजेस्ट करता है। इसी के साथ फिर मिलते हैं। जो हमारी अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे लाप्लास के नीहारिका परिकल्पना, जिसके अनुसार ग्रह की उत्पत्ति। अब आप कहोगे कि हम तो इसी के अंदर जानना था। भाई ये बहुत बड़ा चैप्टर है और कोई जो कि भूगोल ऐसा नहीं कह सकता कि हमारी परिकल्पना 100% सही है। तो हम प्राथमिक उत्पत्ति पर के अनुमान, हमारे इतिहास जो हमारे ये भूगोल है ये अनुमान लगाते हैं और उन अनुमानों को ही हम यहाँ पर बता सकते हैं जिनको हम परिकल्पना कहते हैं। जैसे कि कहें, फिर मिलते हैं। जय हिंद।